नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सदन। क्या राजनीतिक पार्टियों ने लोकतंत्र के नाम पर देश की जनता से विश्वासघात किया? और क्या देश में लोकतंत्र के नाम पर लूट में सियासी एकता है? आज का सवाल यही है। भारत की 255 राजनीतिक पार्टियों को डी लिस्ट किए जाने पर यह सवाल उठे। चुनाव आयोग ने इन पार्टियों पर कार्रवाई इसलिए की क्योंकि इन पार्टियों ने 2005 से लेकर 2015 तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा। और चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से यह शक और मजबूत हो गया कि क्या ये फर्जी पार्टियां काले धन को सफेद करने की फैक्ट्रियां हैं जो सिर्फ राजनीति के नाम पर चंदा लेकर ब्लैक मनी खपाने का धंधा करती है। इन फर्जी पार्टियों की आड़ में आज तक कितना बड़ा घोटाला हुआ, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई पार्टियां जिन पदों पर रजिस्टर्ड हैं वो पूरी तरह नकली हैं। एक राजनीतिक पार्टी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की सरकारी आवास 17 अकबर रोड दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड है और दूसरी पार्टी दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सीआईडी दफ्तर के पते पर। और फर्जी पतों पर रजिस्टर होने वाली ऐसी दर्जनों पार्टियां हैं। चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के नाम पर बनाई गई फर्जी पार्टियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। अब जांच इस बात की होगी कि इन फर्जी सियासी दलों ने चंदा लेकर काले धन का कितना बड़ा घोटाला किया। तो आज ताल ठोक के सवाल पूछेंगे कि चुनाव आयोग ने 250 से ज्यादा फर्जी पार्टियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की वो देश में आज तक क्यों नहीं हो पाई? फर्जी दलों के खिलाफ सियासी आंदोलन या आक्रोश तो छोड़िए, आज तक उनके खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। कैसा इसलिए हुआ कि देश में लोकतंत्र के नाम पर लूट की राजनीतिक एकता है। नोटबंदी के खिलाफ पूरे देश में हंगामा मचाने वाली पार्टियों की आवाज फर्जी दलों के खिलाफ मंद क्यों पड़ गई? क्या अब से पहले फर्जी दलों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ऐसा चाहती नहीं थी? प्रहलाद जोशी जी रहते हैं। अकबर रोड जहां पर हम खड़े हैं, ये देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सरकारी आवास है। 17 अकबर रोड पर जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल, भारतीय नवशक्ति पार्टी, जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस है 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। ये प्रहलाद जोशी धारवाड़ से एमपी हैं, उनका एड्रेस है। इससे पहले जो सांसद यहाँ रहते थे उन्होंने इस एड्रेस पर इस पार्टी को रजिस्टर करवाया था, जो कि दादरा नगर हवेली से सांसद रहे हैं। और फिलहाल यहाँ उस पार्टी की ना कोई गतिविधि है ना कोई ऑफिस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक इसी एड्रेस पर संपूर्ण विकास पार्टी रजिस्टर्ड है। लेकिन अब हम जब यहाँ जांच करने के लिए पहुंचे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ संपूर्ण विकास पार्टी का नाम है ना निशान है, यानी इस पार्टी के कर्ता धर्ता अब यहाँ नहीं रहते। इतनी आसानी से पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए और निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि आइंदा इस तरह की फर्जी पार्टियां रजिस्टर्ड न हो, जो जनता के नाम पर पार्टी तो बन जाए और उसका मकसद कुछ और हो। अगर ऐसी कोई पार्टियां हैं जो बिल्कुल कागज पे हैं तो इलेक्शन कमीशन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सभी ऐसी पार्टियों पर जो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ब्लैक मनी को वाइट करने का जरिया बनाए हुए हैं, सब पर अविलंब प्रभाव से बैन लगाया जाना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, देश की 255 फर्जी पार्टियों पर अब तक चुप्पी क्यों थी? दूसरा सवाल, क्या देश में लोकतंत्र के नाम पर लूट के लिए सियासी एकता है? तीसरा सवाल, नोटबंदी का विरोध करने वाले फर्जी चंदे पर चुप क्यों हैं? चौथा सवाल, राजनीतिक दलों को चंदा क्या काले धन का सबसे बड़ा धंधा है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, चुनाव आयोग के डंडे से रुकेगा काले धन का सियासी धंधा? तो आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एमएल लाहौटी साहब हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल वर्मा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर और प्रमुख हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को भी और अपने दर्शकों को भी ये बता दें, कल से ही हमने इस कार्यक्रम में एक नया नियम लागू किया है और वो नियम यह है कि हर व्यक्ति को निश्चित समय सीमा उपलब्ध होगी
90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट की, उसी दरमियान उन्हें अपनी बात रखनी होगी और उस दरमियान जब तक वो अपनी बात रखेंगे सामने टेलीविजन स्क्रीन पर घड़ी चलती रहेगी। जैसे ही वो 90 सेकंड का समय पूरा होगा, बजर बजेगा, उसके बाद आपकी आवाज अपने आप सॉफ्टवेयर से म्यूट हो जाएगी। आप उसके बाद कुछ भी कहेंगे वो सुनाई नहीं देगा, माइक शिफ्ट हो जाएगा जिनका नंबर आना होगा। कल पहले दिन हमारे सभी प्रतिभागियों ने जो डिबेट में आए थे राजनीतिक पार्टियों से, बड़े अच्छे से इस नियम का साथ दिया, सहयोग किया और दर्शकों ने इसकी तारीफ भी की। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी हम चर्चा को ऐसे नियमों के तहत आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे दर्शकों को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि टीवी डिबेट्स अब मछली बाजार हो गई हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाहौटी साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। लाहौटी साहब थोड़ी देर के लिए हमारे साथ हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं लाहौटी साहब कि 250 से ज्यादा पार्टियां डिलिस्ट कर दी चुनाव आयोग ने, जो 2005 से 2015 तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ी थी। सर, राजनीतिक पार्टियां जो डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ एकजुट होती हैं विरोध करने के लिए, जो एकजुट हो जाती हैं अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए, जो एकजुट हो जाती हैं तनख्वाह और भत्ते बढ़ाने के लिए, सर उनको पिछले इतने साल में कभी कोई ऐसी पार्टी का दिखाई नहीं पड़ा कि साहब ये एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसका कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, इन चीजों को रोका जाना चाहिए, या जानबूझ के वहां पे भी एकता है और ऐसी चीजें फ्लोट की जाती हैं अपने फायदे के लिए? देखिए, मैं सिर्फ संविधान या कानूनी दृष्टिकोण से बोलूँगा। आर्टिकल 324 जो हमारे संविधान में है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को रेगुलेट करने, रिकॉग्निशन के लिए। और ये सबको मालूम है कि ये जो फर्जी पार्टियां हैं, ये 2005 से लेकर 2015 लगभग 10 साल से एग्जिस्ट कर रही है। और ये सिर्फ फर्जी पार्टियां ब्लैकमेल के लिए हैं, पब्लिक को गुमराह करने के लिए है। और इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रश्न आया था कि ये जो हेट स्पीचेस दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज और जनता को अपने वोट बैंक के कारण या और किसी उद्देश्य के कारण बांटने की कोशिश कर रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनको बैन कर सकता है या डी रिकॉग्नाइज या डी रेगुलेट कर सकता है? ये संविधान की आर्टिकल 324 के अंदर आया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट में ये जब केस चला तो लॉ कमीशन को रेफर किया गया जस्टिस D.H. चौहान की बेंच ने कि लॉ कमीशन एग्जामिन करे कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है लॉ कमीशन के कहाँ तक इस्तेमाल किए जाए। जो आपने कहा उससे मैं इस मात्र सहमत हूँ कि 2005 और 2015 10 साल हो गए, ये पार्टी जो कभी चुनाव नहीं लड़ी, जिनको कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, जीता नहीं, वोट नहीं मिले, उनको आखिर क्यों एग्जिस्ट कर रही है और अभी तक क्यों ये आर्टिकल 324 की कार्रवाई? ठीक सर, मैं वापस आता हूं आपके पास लाहौटी साहब। 1.5 मिनट पूरा हो गया। संबित पात्रा और चरण सिंह सापरा जल्दी जल्दी, और साथ में नावेद सिद्दीकी, तीनों से एक कमेंट लेता हूं। पहले चरण सिंह सापरा, पिछले 10 साल में कभी आप लोगों के जहन में नहीं आया जो आज आ रहा है देश के सामने? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूं जो 250 पार्टियों की एक्रीडेशन कैंसिल करने का निर्णय लिया है। दूसरे एक निर्णय का भी मैं इलेक्शन कमीशन का स्वागत करता हूं कि जो 2000 तक की लिमिट डोनेशंस के ऊपर लगाने का इन्होंने प्रस्ताव दिया है। अब बात दरअसल ये है कि हर निर्णय का एक उचित समय होता है। हरित क्रांति के निर्णय का एक उचित समय था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक उचित समय था, उसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन में जिस दिन क्रांति आई उसी दिन अगर हम सोचें कि देश के 125 करोड़ जनता के पास में मोबाइल फ़ोन आ जाएं तो वो संभव नहीं था। और जिस दिन मोबाइल फ़ोन आ जाएं उस दिन हम समझें कि सब नेट बैंकिंग शुरू कर दें तो ये भी संभव नहीं था। तो हर चीज़ का एक उचित समय रहता है। अब ये उचित समय आया है और ये निर्णय ले रहे, इसका स्वागत है। और इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनके पास में, अभी लाहौटी साहब भी बता रहे थे, उनके पास में तमाम सारी पावर्स हैं। वो ना तो रजिस्ट्रेशन कोई पॉलिटिकल रिकमेंडेशन से करते हैं और ना अभी नोटिस दिया है तो वो कोई पॉलिटिकल रिकमेंडेशन से दिया है। तो हर चीज का एक समय होता है। आज ये डिमोनेटाइजेशन के माहौल में अगर इलेक्शन कमीशन ने, ऑटोनोमस बॉडी ने ये सोचा है कि इन पार्टियों को जिन्होंने 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, इनको रद्द करना चाहिए, तो इसका हम सब स्वागत करते हैं। और ऐसी अनेक पार्टियां होंगी
क्योंकि 1866 पार्टियां, उसमें से जो रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड है वो केवल 56 है। तो 1810 ऐसी पार्टियां हैं जो इस दायरे में आएंगी, और भी इलेक्शन कमीशन को इसमें मेरे ख्याल से काम करना पड़ेगा। ठीक, आपकी आवाज चली गई सर, 1.5 मिनट हो गया। संबित पात्रा, राजनीतिक वरद हस्त था, इसलिए ये पार्टियां 10 साल भी एग्जिस्ट करती रही, क्या इस बात से इनकार हो सकता है? और था तो किसका था? क्या वही 56 बड़ी पार्टियां नहीं चाह रही होंगी कि हमारे लिए छोटे छोटे विंडो बने रहे और किसी किसी विंडो से पैसा आता रहे? देखिए, आज टीवी डिबेट में एक इतिहास रचा है। पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने मान लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जो उचित समय है वो उचित समय अब आया है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। जब तक उनकी सरकार रही, अर्थात 2005 से लेकर 2014 तक, वो उचित समय भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था। ये वो खुद आज टीवी पे मान गए हैं। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने यह भी माना कि डीमोनेटाइजेशन के कारण ही आज इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया कि इन पार्टियों का जो कि गोरख धंधे में व्यस्त थे, जो काले धन को सफेद बनाने में व्यस्त थे, उनको एक्ट किया, उन पर एक्ट किया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन चल रहा है, ये भी मान गए। तीसरी बात मैं उन्हें बता दूं, इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो एक्शन तो ले सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आर्टिकल 324 के अंतर्गत वो लॉ कमीशन को रेफर करती है। स्वाभाविक रूप से उसी लॉ कमीशन को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कांग्रेस और विपक्षी जोड़ के देख रहे थे। तो इस निर्णय में लॉ कमीशन ने अगर हामी भरी है कि हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करके इन पार्टियों को आप डिसॉल्व कर दें, तो उसमें सरकार की मंशा विपक्ष क्यों नहीं देख रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब हम कहते थे कि लॉ कमीशन ऑटोनोमस है, आप इसे सरकार से जोड़कर मत देखिए, आप कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये सरकार का ही फैसला है, लॉ कमीशन ऐसे ही फैसला नहीं ले रहा होगा। तो स्वाभाविक है, अगर रिकमेंडेशन लॉ कमीशन का है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करने का विषय है, तो सरकार को शाबाशी मिलनी चाहिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन के इस पूरे नावेद सिद्दीकी, चुनाव आयोग को शाबाशी मिले कि नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को? देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की इस मामले में जितनी तारीफ की जाए कम है। ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन ये है कि जब भी देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। ऐसे लोगों के ऊपर इस तरीके से शिकंजा इसलिए कसना चाहिए क्योंकि जिस तरह ये फर्जी पार्टियां हैं, और आप जानते हैं कि फर्जी पार्टी उस फर्जी लोगों की तरह होती है जो बारात जब जा रही होती है कहीं, तो कुछ फर्जी लोग उस बारात में दाखिल हो जाते हैं और जाकर उस बारात में नाचने लगते हैं, और उसके बाद खाना खाकर चुप्पे से वहीं से किनारे निकल लेते हैं। तो ये जो दल हैं, ये ऐसे दल हैं जो जब चुनाव आता है तो उसके बाद बीच में अपना कहीं से कैंडिडेट घोषित करके या कहीं से कोई करके, तो उसके बाद सौदा करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जो अपना, जैसा कि अभी कहा कि ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक, ये सारी चीज़ें, आजकल तो ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं इससे रुकेंगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है ये, लेकिन देर से ही सही, लेकिन हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। पहले नहीं लिया, अब लिया, स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है, हम इसका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे, लेकिन अब एक और फ्रेम बना लेना चाहिए कि अगर इस तरीके की पार्टियां रजिस्टर हों तो उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनके जो उस पार्टी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उस पार्टी का, उसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। आखिर वो इस पॉलिटिक्स में आ रहा है, पार्टी बना रहा है, तो उसने पहले क्या किया उसकी जांच हो, और इनके अकाउंट्स की जांच की जाए, इनको खाली बैन ना किया जाए। ठीक है, इनके जांच की जाए, इनके अकाउंट की कि ये इन्होंने 2005 से 2015 में क्या किया। ठीक है, अब मैं जरा एडीआर के सर के पास आता हूं। अनिल वर्मा साहब, ये कह रहे हैं कि गेट क्रशर्स की तरह होते हैं ये लोग, जैसे शादी में कुछ लोग अपने आप घुस आते हैं, खाना खा के भी चले जाते हैं। सर, शादी में घुसने वालों पे दूल्हे वालों की तरफ से भी नजर रहती है, दुल्हन वालों की तरफ से भी नजर रहती है। दोनों आंख बंद करके नहीं बैठे होते कि भाई कुछ लोग आएंगे तो जो नोट लुटाए जा रहे हैं उसमें से लूट लेंगे, बाद में हम शेयर कर लेंगे उनसे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की स्थिति कुछ ऐसी है। क्या यह संभव था कि इस देश की बड़ी पार्टियां ना चाहती तो फर्जी पार्टियां फलती फूलती रहती, चलती रहती, चंदा जुटाती रहती और इनकम टैक्स के दायरे से फ्री पैसा कमाती रहती? देखिए, ये तो बताना मुश्किल है कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है क्या है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव है अंडर आर्टिकल 324, और जैसा पीछे एक डिबेट डिस्कशन में प्रोफेसर डॉक्टर कुरैशी ने, जो पुराने सीईसी थे, उन्होंने कहा था ये एक ब्रह्मास्त्र है, इसको हर रोज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते।
लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस हैं पार्टी को रजिस्टर करने की, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जो सेक्शन 29 आरपीए के अंडर इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस दी हैं कि जो पार्टी 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ती उसको डिलिस्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि पहले भी की है इलेक्शन कमीशन ने, बट वो नोटिस नहीं किया होगा लोगों ने, बट ये पहली बारी है कि 255 पार्टीज़ को इकट्ठा इस प्रकार से डिलिस्ट किया गया है। तो एक तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करना बहुत ही आसान है, उसको एक बार देखना पड़ेगा कि ये सीरियस है कि नहीं। और दूसरी बात ये कि जो 6 साल वाला रूल उसमें लिखा हुआ है गाइडलाइंस में, उसको दुरुस्ती से फॉलो करना चाहिए हमेशा। और ये नज़र रखनी चाहिए कि जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं उनको ऑटोमेटिकली 6 साल बाद डिलिस्ट कर देना चाहिए। तो इसमें सरकार को क्रेडिट देने का तो कोई वो नहीं है, जैसे कि बीजेपी के पात्रा जी कह रहे हैं। ठीक है, ये इनिशिएटिव इज टोटली ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इट इज टू बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, समित पात्रा बोलिए, फिर मैं लाहौटी साहब के पास जाऊंगा। जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो है, यहाँ 2 चीज़ों पे जवाब देना चाहूँगा। एक, जो कि अभी डिमांड रखा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि इसकी जांच भी होनी चाहिए उनके अकाउंट की, मैं उनको दुरुस्त कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सीबीडीटी को भी चिट्ठी लिखी है। जो चिट्ठी फॉरवर्ड किया गया है वो सीबीडीटी को भी फॉरवर्ड किया गया है कि इन 255 पार्टी के अकाउंट्स जाँच किए जाए और जो भी काला धन है उसको भी जब्त किया जाए। तो सीबीडीटी उस पर काम कर रही है। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि एक प्रोसेस काले धन के खिलाफ शुरू हो गया है और ये सब कुछ डीमोनेटाइजेशन के अंतर्गत हो रहा है। अच्छी बात है कि आज आप और कांग्रेस दोनों इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मूल डिबेट है कि आप लोग सड़कों पर जो लोगों को गुमराह करते हो, प्लीज आज एक्सेप्ट करिए कि डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा स्टेप है। और मैंने लॉ कमीशन के विषय में कहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज करने से पहले इलेक्शन कमीशन लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन मांगती है। तो आप सच कह रहे हैं कि लॉ कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। मैं विपक्षियों के लिए कह रहा था, ऑटोनोमस बॉडी भी जब रिएक्ट करती है ना, तो विपक्षी कहते हैं कि देखो ये तो सरकार के कहने पर ही कर रही है, आरबीआई सरकार के कहने पर कर रही है, लॉ कमीशन भी सरकार के कहने पर कर रही है, फिर आज क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है सर, अब आपको बता दूं इंटरवेंशंस में 60-60 सेकंड्स का समय मिलेगा सबको। लाहौटी साहब, बात क्रेडिट की ना भी करें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें कि क्रेडिट किसको देना है किसको नहीं देना है। सवाल सर ये है कि अगर बड़ी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती तो क्या इस तरह की राजनीतिक पार्टियां फलती फूलती रहती, काम करती रहती, चलती रहती, पैसा कमाती रहती? किसी का तो हाथ होगा सर उनके ऊपर। देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। हाँ सर, मैं स्पष्ट रूप से 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, ये कोई भी इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या 255 पार्टी है, ये इन सबके खिलाफ सीबीडीटी के द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए। एक आम आदमी के खिलाफ यदि डिमोनेटाइजेशन के अंदर कार्रवाई हो रही है तो इन पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं? ये अपवाद नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, यदि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है तो इलेक्शन कमीशन हमारा जो है, इट इज ए प्रेरोगेटिव इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी, इट इज टोटली ऑटोनोमस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन में भी ये प्रश्न उठता है कि 2005 से 2015 10 साल ये लोग कहाँ थे? इलेक्शन कमीशन इतनी चुनाव करती है और 2005 से 15 तक जो चुनाव हुए उसके अंदर ये जो फर्जी पार्टी है इन्होंने चुनाव लड़ा, तो इनके ऊपर एक सर तीसरे पॉइंट के लिए वापस आऊंगा आपके पास। चरण सिंह सापरा, इलेक्शन कमीशन को 2005 से 2015 के बीच में हौसला नहीं हुआ, ये संबित पात्रा कह रहे हैं। इसलिए हौसला नहीं हुआ कि इनकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी आपको? एक बार रिपीट करेंगे जी। इलेक्शन कमीशन को 2005 से 2014 के बीच हौसला नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि इनकी सरकार नहीं थी, आपकी थी, जैसा संबित पात्रा कह रहे। नहीं, देखिए, संबित पात्रा अनड्यू क्रेडिट इसमें लेना चाहते हैं। अगर ये इतनी ईमानदारी से बता रहे हैं कि ये हम करना चाहते थे, तो ये तो पहले इनकी भी सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी रहे 7 साल इनकी सरकार रही, पहले मोरारजी देसाई की भी सरकार रही है 70 सालों में, तो ये तब कर लेते। ये तो विपक्ष में रहे थे, विपक्ष का काम होता है सत्ताधारी पार्टी को चेताने का। ये चलो हमको याद नहीं आया तो ये हमको चेता देते, वो भी ये नहीं कर पाए। और अभी भी अगर इन्होंने ईमानदारी से करना था तो 8 नवंबर से क्यों नहीं किया?
आप अभी 4 दिन पहले से इस मूव को कर रहे हो, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टियों ने काले से सफेद करना था उन्होंने तो कर लिया। आपने हर किसी को मौका दिया। हम विरोध ये कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन में कि जो आप गरीबों से खींच रहे हो और अमीरों को सींच रहे हो, गरीबों को लूट भी हो रही है और गरीबों को कूट भी रही है पुलिस। ये चीजों का जो लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं उसमें। आज इकोनॉमी गिर गई है। आज गरीब आदमी 46 दिन। ठीक है सर, समित पात्रा इंटरव्यू करना चाहते हैं, जवाब दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं नावेद सिद्दीकी के पास, लाहौटी साहब के साथ। देखिए, एक तो सापरा साहब को याद दिलाइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ये काम इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी का जो मसला है 2005 और 2015 के बीच है। 2004 से तो आप ही की सरकार है, तो पहले फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए, पूरे विषय को पढ़ के आइए। दूसरा विषय है कि आपको चेताने का बात है। आपको चेताया तो 2G में चेताया, CWG में चेताया, कोलगेट में चेताया। आप उसको डिसरप्शन कहते थे, हम उसको चेताना कहते थे। आज आप बोल रहे हैं और ज्यादा चेताने की आवश्यकता थी। तीसरी बात है, आपने तो खुद अपने शब्दों में माना साहब कि ये सब कुछ डिमोनेटाइजेशन के कारण हो रहा है और आज जाके वो उचित समय आया है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। पहले समय नहीं आया था, यही तो हम भी बोल रहे हैं कि आज जाके समय आया है। और चौथी बात है, देखिए CBDT जांच कर रही है, 8 नवंबर से करना था ना, निकालेगी ना, तो ये काले, अरे वो टाइम चल रहा है, मेरा टाइम चल रहा है, तो 8 नवंबर से करना। आप 10 साल से कर नहीं रहे थे, अभी बोल रहे 8 नवंबर से करना चाहिए था। कमाल है सापरा साहब, धन्य है आप। ठीक है, ठीक है। नावेद सिद्दीकी, कई जगह विरोध केवल विरोध के लिए कर देते हैं हम कि भाई विरोध करना है क्योंकि कोई और कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे, हमारे खाते में नहीं आएगा, इसलिए विरोध कर देते हैं। जी, सवाल फिर से कीजिए, माफ कीजिएगा आपकी आवाज मैं कह रहा हूं, अभी जो आपने दोनों नेताओं की बात सुनी, कांग्रेस और बीजेपी की, आपको लगता है कई जगह विरोध केवल इसलिए कर देते हैं कि भाई विरोध करना है, इनके साथ खड़े हुए नहीं दिख सकते या क्रेडिट नहीं दे सकते, इसलिए विरोध ही कर देते हैं? चलो, नहीं देखिए, ऐसा नहीं, विरोध की बात नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, आप किसने क्या कहा, सबको आपने सेकंड्स मुहैया कर रखे हैं। मैं अपने सेकंड्स में अपनी बात कर लूं कि देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया और उसको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए। लेकिन शुरुआत जब भी हो, पहल कभी ना कभी होती है। अब ये कहना कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों नहीं किया, पहल हो गई। लेकिन जो भारतीय जुमलेबाज पार्टी है, भारतीय जुमलेबाज पार्टी का एक ही काम है कि वो क्रेडिट लेना हर चीज का। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्रेडिट ले लिया, पोस्टर में जवानों को हटा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की फोटो लगा दी। उसके बाद देखिए, अब ये नोटबंदी से ही जितना लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के कि जनता हमारे साथ है। जनता आज आप जितने भी और सोशल मीडिया है उस पर देख लिए क्या क्या कह रही है। अब ये एक नई चीज, इसमें भी क्रेडिट के इलेक्शन कमीशन ने ये किया, हमारे टाइम में किया, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें हमने तो ये हम लोग उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ, उत्तर प्रदेश में राजीव भाई जितना विकास हुआ, ये उस डेवलपमेंट को भी कहते हैं कि इसमें मेट्रो में भी इनका रोल है। ये कहते हैं एक्सप्रेस वे भी हमने बनाया है। ये सारी चीज मतलब अखिलेश यादव जी ने। ठीक है सर, लाहौटी साहब जाने वाले हैं, 5:30 तक का उन्होंने समय दिया था, तो चलते चलते लाहौटी साहब, आप 3 पॉइंट रखना चाहते थे, 2 रख पाए थे, अब हम 1.5 मिनट का समय और निकाल रहे हैं आपके लिए, आप अपनी बात वो भी पूरी कर सकते हैं। और लास्ट कमेंट, एक क्रेडिट की लड़ाई से अलावा भी इसको देखा जाना चाहिए कि नहीं कि देश की चुनाव व्यवस्था में सुधार की दिशा में ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है और राजनीतिक पार्टियों को उसमें खुल के साथ आना चाहिए, उनके अपने दाग धुलेंगे। देखिए, मैं एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर के दृष्टिकोण से यही कहूंगा कि एक प्रश्न चिन्ह आता है कि इलेक्शन कमीशन ने जब इनके पास एक्सक्लूसिव डिस्क्रिशनरी पावर है आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, तो क्यों नहीं कार्रवाई की। मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ती रहती है, एक दूसरे क्रेडिट लेते रहते हैं। और जहां तक संविधान का दृष्टिकोण है, एक चीज याद रखिए कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का एक डिफरेंस है। पहले भी ये हुआ है, जहां तक दार्जिलिंग के आसपास जो GNLA पार्टी है उसको भी डी रिकॉग्नाइज या डी लिस्ट किया गया था, क्योंकि हमारे संविधान में या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी एक भी सीट नहीं जीतती या एक परसेंटेज के नीचे उसके वोट आते हैं, नेचुरली उनकी एग्जिस्टेंस का, उनके सिंबल का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्णय दिए हैं। समित पात्रा साहब बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट देना चाहते हैं।
वो जो चाहे कहें। प्रश्न ये उठता है, यदि आप सिर्फ क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को देना चाहते हैं, तो आप और एक प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस पार्टी नहीं है? इलेक्शन कमीशन है, CBD। ठीक सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही।